आज लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान हो रहा है। 12 राज्यों की 121 सीटों पर आज वोटिंग है। इस बार किसी एक चरण में ये सबसे अधिक सीटों पर मतदान है। 5वें चरण के चुनाव में 16 करोड़ 61 लाख मतदाता हैं, जो कई दिग्गजों समेत 1769 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। आज की 121 लोकसभा सीटों में कांग्रेस के पास 36 सीटें हैं, जबकि मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी के पास 40 सीटें। 5वें चरण के लिए बिहार की 7, उत्तर प्रदेश की 11 और मध्य प्रदेश की 10 सीटों के लिए मतदान होगा। इसके अलावा महाराष्ट्र की 19 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। 5वें चरण में राजस्थान की 20 सीटों पर वोट पड़ेंगे, वहीं पश्चिम बंगाल की 4 और कर्नाटक की 28 सीटों पर भी वोटिंग होगी। इसके अलावा झारखंड की 6 लोकसभा सीटों पर भी मतदान होगा। 5वें चरण के चुनाव में छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर वोट पड़ेंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और मणिपुर की 1-1 सीट पर मतदान होगा। साथ ही ओडिशा की 11 लोकसभा सीटों पर भी वोट डाले जाएंगे। पटना साहिब सीट से बीजेपी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा की प्रतिष्ठा दांव पर है। यहां उनके मुकाबले जेडीयू के गोपाल प्रसाद सिन्हा और कांग्रेस ने भोजपुरी फिल्म स्टार कुणाल को मैदान में उतारा है। पाटलिपुत्रा सीट से बीजेपी ने इस बार आरजेडी से आए रामकृपाल यादव को मैदान में उतारा है। यहां उनका मुकाबला आरजेडी के लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती और जेडीयू के वर्तमान सांसद रंजन यादव से। झारखंड की रांची सीट पर रोचक भिड़ंत हो रही है। यहां कांग्रेस के सुबोधकांत सहाय मैदान में है। उनके सामने जेवीएम के अमिताभ चौधरी और एसजेएसयू के सुदेश महतो ताल ठोक रहे हैं। हजारीबाग से इस बार बीजेपी ने यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा को मैदान में उतारा है। जयंत के सामने कांग्रेस ने सौरभ नारायण सिंह और जेवीएम ने अरुण कुमार मिश्रा को उम्मीदवार बनाया है। जम्मू कश्मीर की उधमपुर सीट पर गुलाम नबी आजाद एक बार फिर से कांग्रेस के टिकट पर मैदान में हैं। इनको चुनौती दे रहे जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के प्रोफेसर भीम सिंह और पीडीपी के मोहम्मद अरशद हैं। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव सीट पर भी मुकाबला कड़ा है। यहां बीजेपी ने सीएम रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने कमलेश्वर वर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस बार छत्तीसगढ़ के महासमुंद सीट पर भी मुकाबला रोचक होने वाला है। यहां से कांग्रेस का अजीत जोगी मैदान में है। उनके सामने बीजेपी ने चंदूलाल साहू को अपना प्रत्याशी बनाया है। मध्य प्रदेश के गुना सीट से कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया फिर से मैदान में है। उन्हें टक्कर देने के लिए बीजेपी ने जयभान पवैया और बीएसपी ने लखन सिंह बघेल को उतारा है। महाराष्ट्र की नांदेड़ सीट से कांग्रेस के अशोक चौहान अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उन्हें टक्कर देने के लिए बीजेपी की ओर से मैदान में डीबी पाटिल ताल ठोक रहे हैं। पुणे सीट पर कांग्रेस ने विश्वजीत पतंगराव को कदम को उतारा है। वहीं बीजेपी ने अनिल शिरोले और एमएनएस ने दीपक नाथाराम पाडुगुडे को उनके सामने खड़ा किया। बीट से बीजेपी ने गोपीनाथ मुंडे पर दांव लगाया है। वहीं कांग्रेस ने सुरेश रामचंद्र दास को मैदान में उतारा है। सोलापुर से सुशील कुमार शिंदे कांग्रेस के टिकट पर मैदान में है। वहीं बीजेपी ने शरद बांसोडे को उनके सामने उतारा है। महाराष्ट्र के बारामती से एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले अपनी किस्मत आजमा रही हैं। उनके खिलाफ मैदान में आम आदमी पार्टी के सुरेश खोपड़े और आरएसपी के महादेव जगन्नाथ खड़े हैं। राजस्थान के अजमेर से सचिन पायलट पर कांग्रेस ने दांव लगाया है। उनका सामना करने के लिए बीजेपी की ओर से सावरलाल जाट मैदान में है। बाड़मेर सीट पर बीजेपी ने इस बार कांग्रेस से आए कर्नल सोनाराम को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस के हरीश चौधरी उनके सामने हैं। इसके अलावा बीजेपी से बगावत कर जसवंत सिंह निर्दलीय मैदान में उतरे हैं। पीलीभीत सीट पर एक बार फिर से बीजेपी से मेनका गांधी मैदान में उतरी है। वहीं कांग्रेस के संजय कपूर, एसपी के बुद्धसेन वर्मा और बीएसपी के अनीस अहमद खान अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बेल्लारी से बीजेपी ने बी श्रीरामुलु को मैदान में उतारा है। उनके सामने कांग्रेस के एनवाई हनुमंतप्पा और जेडीएस के आर रविनायका चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बंगलुरु साउथ से बीजेपी के अनंत कुमार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उनके सामने कांग्रेस ने नंदन नीलेकड़ी को खड़ा किया है। वहीं जेडीएस ने रूथ मनोरमा को मैदान में उतारा है। दार्जिलिंग सीट से इस बार बीजेपी ने एसएस अहलूवालिया को मैदान में उतारा है। उनके सामने तृणमूल कांग्रेस ने फुटबॉलर बाईचुंग भूटिया को खड़ा किया है। वहीं कांग्रेस ने सुजय घटक और सीपीएम ने सुमन पाठक को उतारा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। छत्तीसगढ़ के कोरबा, मध्य प्रदेश के खंडवा और महाराष्ट्र के जलना में रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। पहले वो रोड में रैली करेंगे, इसके बाद रामनाथपुरम में जनसभा को संबोधित करेंगे। आखिर में वो कन्याकुमारी में रैली के लिए पहुंचेंगे। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव आज मैनपुरी में जनसभा को संबोधित करेंगे। मुलायम सिंह पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में 11 बजे किचनी चौराहा और 1 बजे बरनाहल के एके इंटर कॉलेज में रैली करेंगे।
बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज कानपुर के दौरे पर रहेंगी। मायावती कानपुर के रेल बाजार मैदान में अकबरपुर से पार्टी प्रत्याशी अनिल शुक्ला और कानपुर नगर से उम्मीदवार सलीम अहमद के पक्ष में रैली कर वोट मांगेंगी। आम आदमी पार्टी के संयोजक और वाराणसी से उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल के वाराणसी दौरे का तीसरा दिन है। केजरीवाल सेवापुरी इलाके में चौपाल लगाएंगे और जनता से वोट की अपील करेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी ने गुजरात दंगों के सवालों के जवाब देने से कतराने की बात को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि गुजरात दंगों पर जितना कहना था वो कह चुके हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में मोदी ने ये बातें कही। सबको जवाब दिए, सबको दिए, हर सवाल का जवाब दिया है। 2002 से 2007 तक देता रहा। बाद में मैंने देखा कि ये कोई सत्य जानने की कोशिश नहीं, ये कोई अननोन कोई दुनिया है जो कुछ न कुछ षड्यंत्र कर रही है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो वाराणसी में किसी को हराने नहीं बल्कि लोगों का दिल जीतने जा रहे हैं। मोदी बोले कि वाराणसी में एक बार जब वो सीधे मुस्लिमों से मिलेंगे तो वो लोग उनसे प्यार करने लगेंगे। मोदी ने वाराणसी में मुस्लिमों के डरने के सवाल पर यह जवाब दिया। एक बार जैसे ही जाऊंगा, जैसे ही लोगों को मिलूंगा और जैसे ही वो मुझे रूबरू में जानेंगे, नॉट थ्रू मीडिया, नॉट थ्रू माई अपोनेंट्स, सीधा सीधा जब मोदी को जानेंगे तो वो लोग मुझे इतना प्यार करेंगे, उतना प्यार करेंगे जितना शायद उन्होंने अब तक किसी राजनेता को नहीं किया होगा। महिला जासूसी के सवाल पर मोदी बोले, इसे किसी राजनीतिक दल को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए क्योंकि यह राष्ट्रीय शर्म का विषय है। ये विषय ऐसा है जिसको राजनीतिक छींटाकशी से दूर रखना चाहिए। विमेन डिग्निटी ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। न मुझे इसके विषय में कांग्रेस को गाली गलौज करना चाहिए, न ही मुझे राहुल गांधी को गाली गलौज करना चाहिए। मोदी की ब्रांडिंग और बीजेपी के प्रचार पर 10,000 करोड़ खर्च करने के कांग्रेस के आरोप पर मोदी ने कहा कि कांग्रेस जिस एजेंसी से चाहे उनकी जांच करा ले। अभी यूपीए सरकार के पास थोड़ा समय बचा है। क्या ये जांच नहीं कर सकते? क्या इंक्वायरी नहीं कर सकते? क्या देश के सामने दूध का दूध और पानी का पानी नहीं करना चाहिए क्या? इसलिए मेरा आग्रह है कि जो आरोप लगाए हैं वो ही इन्वेस्टिगेशन करें। मोदी ने कहा कि हो सकता है कई राजनीतिक दलों से उनकी विचारधारा मेल नहीं खाती हो, लेकिन उनके कई नेताओं से व्यक्तिगत संबंध है। मैं राजनीति में छुआछूत में जरा भी विश्वास नहीं करता हूं। हमारे कितने ही गौर विरोधी क्यों न हो, व्यक्तिगत स्तर पर मित्रता ये लोकतंत्र की ब्यूटी है। वाराणसी संसदीय सीट से चुनावी अखाड़े में उतरे बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी 22 अप्रैल को नामांकन दाखिल कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक मोदी 21 अप्रैल को वाराणसी आएंगे और 22 अप्रैल को पर्चा दाखिल कर सकते हैं। फिलहाल अभी बीजेपी की तरफ से इस पर कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया। सूत्रों की माने तो मोदी नामांकन का पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। नामांकन के दिन मोदी सबसे पहले काल भैरव का दर्शन करेंगे। उसके बाद मोदी बाबा विश्वनाथ के दरबार में जाएंगे और फिर रोड शो के जरिए कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंचेंगे। रोड शो में करीब 2 लाख लोगों के जुटने का अनुमान लगाया जा रहा है। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर भाई बहन जमकर बरसे। राहुल गांधी ने बिहार के किशनगंज में मोदी का नाम लेने का निशाना साधा तो दूसरी तरफ रायबरेली में प्रियंका गांधी ने मोदी का नाम लिए बगैर पहली बार उन पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने पहली बार नरेंद्र मोदी पर इशारों में निशाना साधा। उन्होंने मोदी का नाम लिए बगैर कहा कि कांग्रेस जोड़ने की राजनीति करती है लेकिन विपक्ष तोड़ने की सियासत करता है। हमारी विचारधारा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जोड़ने की विचारधारा है। विपक्षी दलों की ये विचारधारा है कि वे कुछ लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और दूसरों को नकारते हैं और झूठ फैलाते हैं। रायबरेली में मोदी पर इशारों में निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि 2 विचारधाराएं चल रही हैं। कांग्रेस लोगों को मजबूत बनाने की हिमायती है जबकि विपक्ष की विचारधारा सिर्फ एक आदमी को आगे बढ़ाने की है। एक विचारधारा हमारी है जिसमें हम चाहते हैं कि जनता मजबूत बने, कि सारी क्षमताएं एक व्यक्ति में, एक व्यक्ति सारे निर्णय लेगा। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर सांप्रदायिक सियासत करने का भी आरोप लगाया। रायबरेली की एक जनसभा में प्रियंका ने कहा कि विपक्ष समाज में फूट डालने का काम करता है। सांप्रदायिकता में गड़ी हुई है और चाहे वो कुछ भी कहें, उनकी जो अंदरूनी बात है वो यही है कि सांप्रदायिकता और फूट फैलाते हैं।
प्रियंका गांधी ने मोदी पर इशारों में निशाना साधते हुए कहा कि एक शख्स ऐसी बातें कर रहा है मानो सारी क्षमता उसी में है और वही सब कुछ करेगा। उनका कहना है, मुझे मानो, मैं सब निर्णय लूंगा, सारी क्षमता मुझ में है, मजबूती जनता के हाथों में होनी चाहिए कि एक व्यक्ति के हाथों में होनी चाहिए। प्रियंका गांधी के हमले पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि रायबरेली अमेठी में डूबती नैया को बचाने के लिए आई प्रियंका गलत बयानी कर रही हैं। आज प्रियंका गांधी जी को 2014 में किस लिए ले जाया जा रहा है? कांग्रेस बचाने के लिए नहीं, अमेठी और रायबरेली बचाने के लिए। यानी अब नारा क्या हो गया? प्रियंका लाओ, अमेठी रायबरेली बचाओ। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार के किशनगंज में रैली की। राहुल ने बीजेपी के साथ साथ उसके पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में अच्छी बात ये कह ही नहीं सकते। इस देश में सिर्फ एक व्यक्ति है जो सब कुछ जानता है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी को देश की चिंता नहीं है, लोगों की परवाह नहीं है, उन्हें सिर्फ कुर्सी की चिंता है। चुनाव हो रहा है, हिंदुस्तान के लिए चुनाव नहीं हो रहा है, युवाओं के लिए चुनाव नहीं हो रहा है, गरीब लोगों के लिए चुनाव नहीं हो रहा है। सिर्फ सवाल एक है, नरेंद्र मोदी जी के लिए चुनाव हो रहा है। ये उनकी सोच है। राहुल ने मोदी के गुजरात मॉडल पर हमला बोला और कहा कि उनके मॉडल में सिर्फ एक आदमी काम करता है, बाकियों से उन्हें कोई मतलब नहीं। उनके मॉडल में सिर्फ एक व्यक्ति काम करता है। एक व्यक्ति है, वो सब कुछ जानता है, उसको प्रधानमंत्री बनाना है। बाकी हिंदुस्तान का कुछ लेना देना नहीं है, ना वो आपसे कुछ पूछते हैं, ना वो आपको कुछ बताते हैं। सिर्फ एक बात है, मुझे हिंदुस्तान का चौकीदार बना दो। राहुल ने चुटकी लेते हुए कहा कि मोदी जी शायद नहीं जानते कि बिहार के लोगों के पास सही गलत की पहचान करने वाला रडार है। वो यहाँ के लोगों को गुजरात मॉडल का झांसा देकर उल्लू नहीं बना सकते। जो वो 3-4 दिन में उसकी आमदनी होती है, वो एक पट्टी दवाई में चली जाती। तो आपने हमें कहा, देखिए, पहला अधिकार, ये जो अस्पताल हैं, हमें भी ऑपरेशन की जरूरत है, गरीब लोगों को भी ऑपरेशन की जरूरत होती है। ये नहीं कि सिर्फ अमीर लोगों को ऑपरेशन की जरूरत होती है। इन अस्पतालों के दरवाजे आप हमारे लिए खोलिए। प्रियंका राहुल के हमले के बाद उनकी मां और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया। तेलंगाना के करीमनगर में सोनिया ने कहा कि बीजेपी नफरत फैलाने वाली विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है। सोनिया ने बीजेपी के बहाने टीडीपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि टीडीपी ने बीजेपी से गठबंधन कर सांप्रदायिक ताकतों को गले लगाया है। उन्होंने ये भी कहा कि इन दलों से जनता को सावधान रहने की जरूरत है। मध्य प्रदेश के रतलाम में नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि इस बार ये सरकार जाने वाली है और इसे कोई नहीं बचा पाएगा। आप मेरी मदद कीजिए, दिल्ली में सरकार का जाना तय है, इसकी चिंता छोड़िए, और बचने वाला नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। सिब्बल ने कहा कि मोदी के प्रचार में गुजरात की ब्लैक मनी का इस्तेमाल हुआ है। सिब्बल ने आंकड़े दिखाते हुए कहा कि मोदी इस चुनाव के प्रचार में हजारों करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। सिब्बल ने कहा कि उनके अच्छे प्रशासक होने की बात की जाती है, लेकिन उनके मंत्री और पुलिस तो कई आरोपों में जेल जा चुके हैं। इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होगा कि मंत्रिमंडल के एक मंत्री को सजाए मौत हुई है, जिसके 2 मंत्री भ्रष्टाचार के शिकार है। एक को 3 साल की सजा हुई है, जिसके 25 पुलिसकर्मी जेल में बैठे हुए हैं। फिल्म अभिनेत्री और कांग्रेसी नेता नगमा ने मोदी के साथ साथ शिवराज सिंह चौहान पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक फेंकू एक्सप्रेस गुजरात में है और दूसरी मध्य प्रदेश में। उन्होंने शिवराज को कंस मामा भी बता दिया। तो एक फेंकू एक्सप्रेस गुजरात में है, दूसरा यहाँ पर है। इस हिंदुस्तान में तो एक शकुनी मामा रहा है, एक कंस मामा रहा है, और तीसरे ये शिवराज महामामा। बीजेपी से बगावत कर राजस्थान के बाड़मेर से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे जसवंत सिंह ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने देश में मोदी की लहर की बात से इनकार किया। उनका कहना है कि लहर बीजेपी के खिलाफ है। हमको दिख रही है कहीं लहर, मुझे तो कोई इस्लाम की लहर बिल्कुल नहीं दिख रही। आज एक प्रकार की एंटी बीजेपी लहर बाड़मेर जैसे में है, एंटी बीजेपी। कांग्रेस विरोधी इतनी नहीं दिखती एंटी बीजेपी।
वहां सोनिया गांधी के प्रचार के लिए रायबरेली पहुंची बीजेपी लहर बाड़मेर जैसलमेर में है एंटी बीजेपी। कांग्रेस विरोधी इतनी नहीं जितनी एंटी बीजेपी। वहां सोनिया गांधी के प्रचार के लिए रायबरेली पहुंची प्रियंका गांधी का जोरदार स्वागत हुआ। स्थानीय लोगों और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उन पर फूलों की बारिश की। प्रियंका गांधी जिंदाबाद के नारे भी यहां गूंजे। रायबरेली में महिलाओं ने प्रियंका गांधी का जोरदार स्वागत किया। प्रियंका यहां महिलाओं से मिली और उनका हालचाल जाना। वो बच्चों से भी दिल खोलकर मिली और नीचे झुककर बच्चे से हाथ भी मिलाया। प्रियंका गांधी ने रायबरेली में अपनी मां सोनिया गांधी के लिए वोट मांगे। एक जनसभा में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने लोगों को मजबूत बनाने के लिए कई कानून दिए हैं। शिक्षा का अधिकार हो, सूचना का अधिकार हो, ये सब चीजें कांग्रेस की नीतियां हैं जिनके जरिए आप मजबूत बने। रायबरेली में प्रियंका गांधी की गाड़ी ने एक स्कूटी को टक्कर मार दी। इस टक्कर में स्कूटी पर सवार मां और बेटी को मामूली चोटें आई। गाड़ी सोनिया गांधी के स्थानीय प्रतिनिधि किशोरी लाल शर्मा चला रहे थे। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी को टोपी से परहेज है, लेकिन पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। राजनाथ सिंह लखनऊ में एक मजार पर जियारत के दौरान मुस्लिम टोपी पहने दिखाई दिए, जबकि मोदी टोपी पहनने से इनकार कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि लखनऊ में नामांकन दाखिल करने के बाद राजनाथ बाबा मीर कासिम की मजार पर गए थे। ये फोटो उसी दौरान की है। राजनाथ लखनऊ से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां करीब 1/4 मुस्लिम मतदाता है। ऐसे में राजनाथ की टोपी पहनने के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के पिता सलीम खान मोदी के समर्थन में उतरे हैं। उन्होंने मोदी के राज में मुसलमानों को सुरक्षित होने की बात कही है। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस से मायूस हुआ हूं, अच्छा उम्मीदवार हो तो वोट जरूर करूंगा। मैं जब भी वोट देता हूं मैं कांग्रेस को देता हूं, समझे, और कांग्रेस से थोड़ा सा मायूस हुआ हूं, डिसअपॉइंटमेंट हुआ हूं, मगर फिर भी अगर अच्छा कैंडिडेट होगा तो दूंगा। सलीम खान ने मुंबई में नरेंद्र मोदी पर उर्दू वेबसाइट लॉन्च की। उन्होंने कहा कि मुझे राजनीति में रुचि नहीं है। मैंने उर्दू जुबान के प्रसार के लिए मोदी जी को वेबसाइट का सुझाव दिया था, जिस पर उन्होंने हामी भर दी थी। अमेठी से बीजेपी की उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। सीट पर स्मृति ईरानी का मुकाबला कांग्रेस के राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास से है। नामांकन से पहले स्मृति ईरानी ने हवन पूजन किया, जिसके बाद वो नामांकन करने के लिए गई। कांग्रेस उम्मीदवार अमिता सिंह ने यूपी के सुल्तानपुर से नामांकन पर्चा भरा। अमिता सिंह राज्यसभा सांसद संजय सिंह की पत्नी है। सीट पर अमिता सिंह का मुकाबला बीजेपी के तेज तर्रार नेता वरुण गांधी से है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी उम्मीदवार अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर सीट से तीसरी बार नामांकन दाखिल किया। इस सीट पर अनुराग ठाकुर का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र राणा से है। बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी ने बिहार की सारण सीट से नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर उनके साथ बीजेपी नेता वेंकैया नायडू भी मौजूद थे। सीट पर रूडी का मुकाबला आरजेडी उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साले साधु यादव ने बिहार की महाराजगंज सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा दाखिल किया। इस सीट से लालू ने प्रभुनाथ सिंह को अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत की पत्नी रेणुका रावत ने हरिद्वार लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। जहां नामांकन से पहले हुई जनसभा में हरीश रावत, पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा सहित यशपाल आर्या भी मौजूद रहे। बिहार के हाजीपुर से जेडीयू उम्मीदवार रामसुंदर दास ने नामांकन दाखिल किया। इस सीट पर मौजूदा सांसद रामसुंदर दास का मुकाबला एनजेपी सुप्रीमो रामविलास पासवान से है। रामविलास पासवान की पत्नी को लेकर सवाल उठाया। हाजीपुर से जेडीयू उम्मीदवार रामसुंदर दास ने सवाल उठाया कि पासवान ने अपने हलफनामे में अपनी पहली पत्नी राजकुमारी देवी के नाम का जिक्र नहीं किया। उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी का नाम लिखा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। उन्हीं की पार्टी के हरियाणा के एग्जीक्यूटिव सदस्य संजय ब्रह्मचारी ने वाराणसी से केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। संजय ब्रह्मचारी ने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल का दलितों के प्रति नजरिया ठीक नहीं है। साथ ही वो कई मामलों में पार्टी के सभी अधिकार अपने पास रखना चाहते हैं। फिल्म अभिनेता और पटना साहिब से बीजेपी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा अब तक श्री हरमंदिर साहिब पहुंचे। उन्होंने जीत की दुआ मांगी। उनके साथ पत्नी पूनम और बेटे लौकुश भी साथ थे। एमपी के ग्वालियर में 10 अप्रैल को हुए राहुल गांधी के रोड शो पर बीजेपी की शिकायत के बाद एसपी ने एसपीजी को नोटिस भेजकर 24 घंटे में अपना जवाब मांगा है। राहुल कार की छत पर बैठना मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन माना गया है। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने फिरोजाबाद में एक जनसभा के दौरान नरेंद्र मोदी को घेरा। अखिलेश ने मोदी के गुजरात के शेरों वाले बयान पर चुटकी लेते हुए कहा कि गुजरात के शेरों को वो इटावा के पिंजरे में बंद करेंगे।
रेप के लिए फांसी का विरोध करने वाले बयान पर समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने महिला आयोग के नोटिस का जवाब भेजा है। जवाब में मुलायम ने कहा कि फांसी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही देनी चाहिए। आयोग जवाब की समीक्षा कर रहा है। प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू ने अपनी किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पर घमासान मचने के बाद मीडिया से बातचीत की है। इंटरव्यू में संजय बारू ने कई अहम खुलासे किए। बारू से सवाल पूछा गया कि किताब की टाइमिंग पर तो सवाल उठना लाजमी है, जिस पर बारू ने जवाब दिया कि मैंने पब्लिशर से ये बात कही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद कौन खरीदेगा ये किताब। बारू से पूछा गया कि आपको लगा था कि इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा, जिसके जवाब में बारू ने कहा कि मुझे नहीं लगा था कि लोग इतनी रुचि लेंगे, लेकिन जब प्रधानमंत्री कार्यालय ने प्रतिक्रिया दी तो मैं बहुत चक्का रह गया। इंटरव्यू के दौरान बारू से सवाल पूछा गया कि क्या आपने किताब के बारे में पीएम को बताया था। बारू ने कहा कि मैंने 30 दिसंबर को ही बता दिया था, हफ्ते भर पहले किताब भी पहुंचा दी थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा। सहारा ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में एक नया प्रस्ताव पेश किया है। इसमें कहा गया है कि जमानत के लिए 5,000 करोड़ की रकम जमा करने तक उन्हें जेल में रखने की बजाय हाउस अरेस्ट रखा जाए। सहारा के प्रस्ताव पर शुरू हुई सुनवाई आज भी जारी रहेगी। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग में श्रीनिवासन समेत 13 लोगों के नाम है। सुप्रीम कोर्ट में मुद्गल कमेटी की जांच रिपोर्ट खोली गई, इसमें 13 के लोगों के नाम का खुलासा हुआ। श्रीनिवासन का नाम सामने आने पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या बीसीसीआई उनकी जांच करेगा। एन श्रीनिवासन को सुप्रीम कोर्ट से एक और झटका लगा है। श्रीनिवासन को अर्जी पर जल्द सुनवाई से कोर्ट ने इनकार कर दिया है, जिसमें मांग की गई थी कि उन्हें बीसीसीआई के अध्यक्ष के तौर पर काम करने की इजाजत दी जाए। आईपीएल के सीईओ सुंदर रमन को सुप्रीम कोर्ट से फौरी राहत मिली है। बीसीसीआई ने कहा था कि सुंदर रमन को हटाने या रखने का फैसला खुद सुप्रीम कोर्ट करे, जिस पर कोर्ट ने कहा कि आईपीएल शुरू हो गया है, इसलिए आईपीएल तक वो पद पर बने रह सकते हैं। श्रीनिवासन और टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के बीच हुई बातचीत के ऑडियो टेप को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल गई। बीसीसीआई ने बयान के ऑडियो टेप मांगे थे, जिस पर अब 22 अप्रैल को सुनवाई हुई। खेल में भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआई ने एक नई यूनिट का गठन किया है। इसका नाम रखा गया है स्पोर्ट इंटीग्रिटी यूनिट। ये यूनिट मुख्य रूप से खेल में भ्रष्टाचार के मामले की जांच करेगी। ये यूनिट बनाने से पहले सीबीआई ने आईसीसी और फीफा से भी बात की थी। दिल्ली के अशोक विहार इलाके में दर्जनों की संख्या में लड़कों ने जमकर उत्पात मचाया। लड़कों ने अशोक विहार के एक कार की शॉप पर जमकर पत्थरबाजी की और दुकान के बाहर खड़ी 3 से 4 गाड़ियों के कांच तोड़ दिए। हुड़दंगियों के इस ग्रुप ने दुकान के बाहर खड़ी गाड़ियों में तेज टक्कर भी मारी। गाजियाबाद में महिला चोर गैंग की करतूत सामने आई। एक शोरूम में पहुंची महिला गैंग ने लैपटॉप पर हाथ साफ कर दिया, लेकिन चोरी करते हुए महिला की सारी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दुकानदार की शिकायत पर अब पुलिस महिला की तलाश कर रही है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में किसान ने आग लगाकर जान दे दी। घर वालों के मुताबिक किसान खराब फसल होने के कारण काफी परेशान था। ऐसे में किसान ने अपने खेत में रखी फसल को पहले आग के हवाले किया और फिर उसी आग में कूदकर अपनी जान दे दी।